बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल से एक ख़बर का चर्चा रहा और ख़बर क्या, वो ये कि भारत के वज़ीर आज़म मिस्टर वाजपेयी, उनके एक सेक्रेटरी जो कि पर्सनल सेक्रेटरी थे और उनके बहुत करीब रहे, आर के मिश्रा, उन्होंने, शक्ति सिन्हा उनका नाम है, मिश्रा नहीं, शक्ति सिन्हा, उन्होंने एक किताब लिखी और वो किताब है वाजपेयी साहब के उन वक्तों पे जबकि वो वज़ीर आज़म थे। और वो उसमें वो बताते हैं कि ईयर्स दैट चेंज इंडिया, यानी वो साल, वो वक्त जिसने इंडिया को तब्दील करके रख दिया, ये वो वाजपेयी साहब का वज़ारत उस्मा का वक्त। और ये उनके सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे, लिहाजा इन्होंने अपनी याददाश्त और उन वक्त में जो कुछ होता रहा उसके ऊपर किताब लिखी। और किताब में बहुत कुछ होगा जो कि किताब तो यहाँ मुयस्सर नहीं, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट्स, जो पोर्शन जो थे वो जो अखबार में आए और हमसे जो जिनका ताल्लुक था, वास्ता था पाकिस्तान से, उस पर बात हुई और कल से लोग बातचीत चहम गोइयाँ कर रहे हैं। मैं भी इस पे सोच विचार करता रहा कि ये क्या किस्सा है, क्यों ऐसे है। और उसमें जो चीज़ मेरी तवज्जो का बायस बनी वो ये कि ये जो शक्ति सिन्हा साहब हैं, ये क्लेम करते हैं, अपनी किताब में लिखा है इन्होंने, कि जब कारगिल की जंग जारी थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो उस वक्त 4 से 5 मरतबा मियाँ नवाज शरीफ जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनकी बात हुई वाजपेयी साहब के साथ। और उसमें वो ये भी इंकशाफ करते हैं कि एक राब्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ था आर के मिश्रा, जो कि एक इनका वहाँ पे भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वो चेयरमैन थे। और जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, यानी कोई टीम्स मुकर्रर कर दी जाती हैं और जो इधर उधर मुख्तलिफ दौरों के दौरान बात करती हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, जो आपके आपके पाकिस्तान के और भारत के जो आपस में तनाज़ात हैं उन पे, तो वो बैक चैनल डिप्लोमेसी कहलाती है। उसमें वो मिलते थे और वो आके वो भी नवाज शरीफ साहब को मिले और नवाज शरीफ साहब ने कमरे में उनसे बात करने से एतराज़ किया और उनको कहा कि नहीं, आप बाहर चलते हैं, लॉन में टहल के बात करेंगे। वो ये कहते हैं कि मुझे ये शक हुआ कि उनको ये ख्याल है कि जो कुछ वो बात करना चाहते हैं वो अगर कमरों में रहे तो शायद कमरे में कोई कैमरा हो या कमरे में कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ज़रिए उनकी बातचीत सुन ली जाए। अब वो ऐसी कौन सी खुफिया बात थी जो वो छुपाना चाहते थे? बहरहाल इस बातचीत का जिक्र नहीं है, लेकिन ये मिश्रा साहब जो हैं ये वापस गए और उन्होंने वाजपेयी साहब को बताया कि मेरी जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, उसमें उन्होंने कमरे के अंदर बात करने से इनकार किया और लॉन में टहलते हुए बात की उन्होंने। अच्छा, अब चीज़ ये है, ये जंग जारी थी, जंग कारगिल की शुरू थी, ये मई के महीने में शुरू हुई और ये जाके जून के महीने में, जुलाई के महीने में ख़त्म हुई। जून का महीना पूरा चलती रही और 4 जुलाई को ये जंग बंदी का ऐलान हुआ। अब इस दौरान में जबकि 1.5 महीना अफवाज पाकिस्तान एक खुरेज किस्म की जंग लड़ रही थी, हमारे जवान वहाँ पे शहादतें दे रहे थे और पूरा मुल्क इस चीज़ में एक एक आप कह लीजिए कि एक हिजान में गिरफ्तार था, क्योंकि जंग का समा था मुल्क के ऊपर। तो दुश्मन मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ बार बार ये हमारे वज़ीर आज़म की बातचीत क्यों होती थी? दुश्मन तो दुश्मन है, क्यों ज़रूरत पड़ती है आपको उससे बात करने की जबकि जंग भी जारी है? मिसाल के तौर पे अगर जंग में मियाँ साहब की रजामंदी नहीं थी, मियाँ साहब ने बाद में ये कहना शुरू किया कि मुझे ब्रीफ नहीं किया गया, लेकिन एक तो इनको पर्सनली ज़ाती तौर पे कश्मीर का एक दौरा कराया गया था किसी और सिलसिले में, एक सड़क बनानी थी उसके सिलसिले में, लेकिन वहाँ इस ऑपरेशन से पहले उस दौरे में इनको इस ऑपरेशन के बारे में बताया भी गया था। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर ये गैर रस्मी तौर पे बताया गया और उनको सारा पता नहीं भी था, तो 17 मई 1999 को एक मीटिंग GHQ में हुई जिसमें कि वजारत ख़ारजा के लोग भी थे, मियाँ साहब भी थे और उसके अलावा हमारे मुख्तलिफ वज़रा,
जो कि वजारत दाखिला से ताल्लुक़ रखते थे, और सारे ये लोग मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में ये सारा केस खोला गया और बताया गया GHQ में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। अगर मियाँ साहब उससे इत्तफाक नहीं करते थे तो उस वक्त मना कर देते कि जी ये ऑपरेशन ख़त्म कर दें, आपके ट्रुप्स आगे गए हुए, इनको वापस बुला लें, मामला ख़त्म हो जाता, बात ख़त्म। लेकिन उस वक्त उन्होंने ओके किया। फिर वक्तन फ़वक्तन उस पूरे अरसे में जब ये जंग चलती रही तो इनको कोर हेडक्वार्टर में, वहाँ पे ये आते थे कोर हेडक्वार्टर में ला के इनको, तो इनको बताया जाता था, सूरत हाल के बारे में ब्रीफ किया जाता था कि जंग की सूरत हाल क्या है, क्या हो रहा है फ्रंट पे। सो ये इंस्पेक्शन होते थे। अगर मिसाल के तौर पे उस दौरान में भी इनको अगर कोई एतराज़ था तो मामला वहीं रुक सकते थे, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। और इस दौरान में ये सारी एक तरफ ब्रीफिंग लेते थे, सूरत हाल सारी जंग की समझते थे, दरमियान में फिर वाजपेयी साहब से टेलीफोन पे बातचीत भी होती थी। इस चीज़ से अंदाज़ा ये होता है कि मियाँ साहब का कोई ना कोई ताल्लुक वास्ता भारत के साथ था, जो कि अपनी अफवाज के साथ अपने मुल्क के मामलात जब चल रहे हैं इस नहज पे कि एक जंग जारी है और आप खुफिया तौर पे बात कर रहे हैं जिसमें कि फ़ौज पाकिस्तान के किसी आदमी को, किसी कमांडर को पता नहीं कि आप क्या बात कर रहे हैं, किसी फॉरेन ऑफिस वाले को कोई पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, किसी से कोई मशवरा नहीं कि क्या बात करनी है, फिर क्या है? फिर ये सारा कुछ जो खुफिया है वो क्या है? क्योंकि जब आप मुल्क के मफादात के सिलसिले में बात करते हैं तो मुल्क के मफादात में जब जंग चल रही है तो सबसे पहली मशावरत तो आपकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ होनी चाहिए कि अगर बात करनी है, मजबूरी है, कोई बात करनी है, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ मैदान जंग के नुक्ता निगाह से होगा, क्योंकि एक जंग चल रही है दो मुल्कों के दरमियान। तो उस नुक्ता नज़र को आपने अफवाज पाकिस्तान के साथ डिस्कस करके फिर आगे बात करनी है, वजारत खारजा के साथ डिस्कस करके आपने बात करनी है, वजारत दिफा के साथ डिस्कस करना होगा। लेकिन यहां तो किसी को पता ही नहीं कि मियाँ साहब वहां पर टेलीफोनों पे बातचीत करते फिरते हैं। अब चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो कुछ अजीब सी कैफियत, एक परेशानी, एक सोच आती है कि हम किधर जा रहे हैं, क्या हमारे लीडर वाकई अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं? यहाँ पे एक और चीज़ का जो जिक्र किताब में आया वो भी कुछ शुकूक व शुबहात पैदा करती है। वो ये कहता है अपनी किताब में कि जनाब जो रॉ का चीफ था उसने ला के 2 वीडियोस ये दी वाजपेयी साहब को, जिसमें कि जनरल मुशर्रफ की और उस वक्त के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज़ खान की बातचीत थी जो कि रिकॉर्ड की हुई थी। अब क्या ये वीडियोस जो हैं ये पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुई? यहाँ रॉ के एजेंट्स थे, क्योंकि मियाँ साहब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते रहते थे। इनके इस दौर में भी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की कहा जाता है कि जी इन्होंने, वो DGISI थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उसकी टेलीफोन रिकॉर्डिंग ये कहते हैं हमने की हुई हमारे पास थी। इसका मतलब ये है कि इनको लोगों की वीडियो ऑडियो टेप्स बनाना, उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये पुराना काम है, इनका पुराना खेल है। अब अगर वो यहां से गई हैं तो आप सोचिए कि वो कितना बड़ा जुर्म। लेकिन एक चीज और है कि वो वीडियोस के बारे में किताब में ये लिखा है, ये वहां पे ये तो बयान नहीं उन्होंने किया कि रॉ के चीफ ने कहां से ली, लेकिन उन्होंने ये जरूर लिखा है कि उसके बाद हमने वो वीडियोस जो थी वो डिप्लोमेटिक चैनल से यानी एम्बेसी के जरिए उनको स्मगल करवा के तो मियाँ साहब को भिजवाई कि जनाब मियाँ साहब ये सुनिए। सो मियाँ साहब के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। अब बात यह है कि इस सारे असना में, सारे इस दौर में, सारे जो साल गुजरे हैं पीछे कारगिल के बाद के, बहुत कुछ उसमें हुआ। बहुत सारे मौक़ों पे मियाँ साहब ने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी हर्जा सराई की, बाहर के मीडिया में, BBC को इंटरव्यू देते हुए, जो इंसान की असलियत, उसकी खसलत, उसकी अब कह लीजिए कि उसकी एक तरह का उसका मिजाज बताती है कि वो किस हद तक, अगर हुब्बुल वतनी है तो आदमी की जान चले जाती है लेकिन अपने वतन या अपने दिफा के खिलाफ बात नहीं करता, क्योंकि वो ये समझता है कि जो झगड़ा है वो तो मेरा ज़ाती है, लेकिन मुल्क तो पाकिस्तान के अवाम 22 करोड़ का है। कोई ख़राबी उनके दिफा में हुई या कोई गलती, ऐसी बात गलत कर दी जिससे कि मुल्क का नुकसान हो तो वो बहुत बड़ा जुल्म होगा, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो सोच नहीं थी। मैं बाज़ मुख्तलिफ बयानात जो कि मैं मुख्तलिफ वक्तों पे सुनता रहा हूँ
वो मुझे याद आते रहे इस दौरान में जब मैं इसके ऊपर सोच विचार करता रहा। आसिफ जरदारी साहब की एक वीडियो टेप है जिसमें वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं अपने एक सहाफ़ी को, पाकिस्तानी सहाफ़ी को, और उसमें वो ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी ये खुद कह रहे हैं कि अगर मैं ताल्लुक़ बना लूँ मियाँ नवाज शरीफ से तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। और उसने कहा कि उसकी वजह यह है कि ये ग्रेटर पंजाब, ये इंडियन पंजाब के साथ अपना पंजाब मिला के ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं ताकि इनकी प्रॉपर्टीज़, इन्होंने जो ज़मीनें बॉर्डर के साथ ख़रीदी हैं उनकी कीमतें आसमानों पर चली जाएं, ये कमाएं। बड़ी हैरान कुन सी बात है, लेकिन आसिफ जरदारी इसी मुल्क का एक बहुत बड़ा सियासतदान है, वो ये बात कर रहे हैं। फिर बिलावल बार बार कहता रहा मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अब मोदी का यार क्यों कहा? अब इसका सारा ताल्लुक उस दौरे से है जो मोदी ने लाहौर में किया, जब लाहौर में इनके गालिबन नवासी की शादी थी, उस सिलसिले में वो आया। वहां पे क्यों आया? अगर मैं सोचूं, किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के नुक्ता निगाह से सोचूं, तो मोदी को अगर आने की वो ख्वाहिश भी करता तो मैं उसको मना कर देता कि मत आओ, क्योंकि वो उस दौरे में लाहौर में लैंड करने से पहले काबुल में और उससे पहले रशिया में, मॉस्को में इतना जहर उगल के आया था पाकिस्तान के बारे में। उसने दोनों जगह पे तकरीरें की और हर जुर्म का मुर्द इल्जाम पाकिस्तान को ठहराया। फिर जब वो यहां लाहौर आया, लाहौर में मियां साहब से मिला, उसके साथ उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, रॉ का चीफ था, यानी अजीत दोवल भी था, रॉ का चीफ भी था, और भी उसके स्टाफ के एक दो आदमी, उनकी मौजूदगी में बातचीत हुई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी खारजा को भी, उनका भी सेक्रेटरी खारजा मौजूद था, पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा को मना कर दिया कि तुम मत आओ। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर खान जंजूआ को कहा कि तुम मत आओ। अब दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान बातचीत हो रही है, किसी को पता ही नहीं कि क्या बात हुई। ये इंडियन साइड पे पता है क्योंकि इंडिया के फॉरेन ऑफिस में उसके सारे नोट्स गए और हमें भी कभी उधर से पता चलता है कि क्या बात हुई। लेकिन यहां हमारे फॉरेन ऑफिस में जब भी पूछा वो कहते हैं हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं, हमें तो बैठने नहीं दिया, हमें तो पता ही नहीं कि क्या बातचीत ये करते रहे आपस में। अब अगर आप पता ही ना लगने दें तो फिर लाजमी बात है कि किसी को ख्याल पैदा होगा कि ये खुदा जाने क्या खुफिया बातें इन्होंने की हैं, उस पर शुकूक शुबात उठेंगे। लेकिन ये शुकूक शुबात उठने के लिए जब उठते हैं तो उसमें बहुत सारे और अवामिल हैं जो नजर आते हैं कि इन बातों में लाजमन कोई वजन है। आप देखिए कि उफा में मीटिंग हुई, वाजपेयी, ये मोदी और नवाज शरीफ साहब की, एक एलामिया जारी किया गया। एलामिया में कश्मीर का जिक्र ही नहीं। हम बातचीत करेंगे जी, ये सारी बात जो होगी वो टेररिज्म पे होगी, दहशतगर्दी पे होगी, कश्मीर का को पता ही नहीं, जिक्र ही नहीं। भारत गए मोदी के उस पे हल्फ उठाने के, उधर कश्मीरियों की जो हमारा हुर्रियत वालों से मिलना ये पक्का एक प्रोसीजर था, लेकिन मियां साहब ने हुर्रियत वालों से मुलाकात ही नहीं की, उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि कश्मीर को आपने उफा में भी जिक्र ना आया, मिलने से उधर इनकार किया। इसका मतलब है कि कश्मीर तो आपने मुकम्मल तौर पे भुला दिया हुआ था। इसके बाद आप देखिए कि पठानकोट का वाक़या हुआ। आज बेशुमार उनके अपने तहकीकात करने वाले भारत के कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई दखल नहीं था, लेकिन ये स्टेज ड्रामा था, ये खुद किया गया ड्रामा इस वजह से कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। और मियां साहब ने वादा किया कि जाके मैं इंक्वायरी कर लूँगा। ये श्रीलंका में थे, वहाँ से वाजपेयी उसको मोदी को टेलीफोन किया, उसको कहा कि जी मैं जाके इंक्वायरी करूँगा। गुजरांवाला में आके एक FIR लिखवा दी और तहकीकात का काम ऑर्डर दे दिया कि जी तहकीकात करें। जिन मुल्कों के लोग ये वारदातें करते हैं, करने के बावजूद उनके वज़ीर आज़म या उनके जो वजीर हैं वो उन चीज़ों का दिफा करते हैं, वो कोई जिम्मेदारी लेता नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं लेता, ये खुद अपने इदारों को मरवाने के लिए आगे कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने वो धरने हुए तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम की वीडियो का, ऑडियो का किस्सा खड़ा किया कि जी वो हमारे पास है, अगर है तो आप उससे अंदाज़ा कर लें कि ये लोगों की ऑडियो टेप्स करते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये गालिबन ऐसा नहीं था। फिर डॉन लीक्स देख लें, डॉन लीक्स में भी अपने अपने अदारों को मुजरम बनाया, दुनिया को ये एक पिक्चर पेश की कि हुकूमत पाकिस्तान यानी मियां नवाज शरीफ साहब तो इस हक में नहीं है कि भारत या कहीं और कोई टेररिज्म कराया जाए,
लेकिन ये पाकिस्तान की फौज या आईएसआई है जो कि हाफिज सईद के ग्रुप को, या वो मौलाना अजहर है, महमूद मसूद अजहर, या कोई और, ये इन लोगों को पालने वाले ये हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी कि पाकिस्तान अफवाज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस वगैरह ने उनको अबंडन कर दिया, तो वो उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे थे और उनको मना करते थे कि ये काम नहीं अब करना। लेकिन आप देख लीजिए कि ये मियाँ साहब का था रवैया। फिर उसके बाद उन्होंने डॉन अखबार को इंटरव्यू दिया, उसमें अचानक बॉम्बे के वाक़े के ऊपर सारा मलबा हमारे ऊपर डाल दिया। कहा ये क्या हमें भेजने चाहिए थे वहां पे लोग जो 162 लोगों को मार दें? आपको क्या पता किसी ने भेजे या नहीं भेजे? वो बाद में सारा वो भी निकला, वो उनकी मौजूदगी में उस वक्त ही निकला है। किताबें छप गई, बिट्रेयल ऑफ इंडिया वगैरह, जिसमें ये वादे दिया हुआ था कि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं कराया किसी ने। लेकिन क्या करें कि आपका अपना ही वजीर आजम आपको मुजरम बना बना के पेश कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि कुलभूषण पकड़ा हुआ था, कुलभूषण का कभी नाम नहीं लिया। लंदन एयरपोर्ट के ऊपर सहाफियों ने इनसे कहा कि आपने कुलभूषण पकड़ा, एक बहुत बड़ा आपने जासूस पकड़ लिया और दहशतगर्द पकड़ लिया, बहुत बड़ी कामयाबी है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो मियाँ साहब जो थे वो उस वक्त भारत के वजीर आजम बन गए। उन्होंने कहा नहीं, भारत को भी बहुत सारी शिकायत हैं पाकिस्तान के साथ। अब इससे अंदाजा करें कि ये जिन लोगों ने इस कुलभूषण को पकड़ा, जो कि हजारों लोगों के कत्ल का मुजरिम है, और जिन लोगों ने उसको पकड़ा इतनी मेहनत से अपने वतन के दिफा के लिए, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब वो सोचते होंगे कि उनका वजीर आजम उनकी कोशिश को सराहने के बजाय भारत के दुख की जिक्र अस्कार कर रहा है। फिर आप देखिए कि सज्जन जंदल यहां आ गए। फिर उस दौरे के नतीजे में कुलभूषण का केस जो था वो आलमी अदालत में चला गया, वो बिला वजह आज दिन तक गले पड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशन में मियाँ साहब गए, हमारे ऊपर सुषमा स्वराज ने वहां से इल्जाम लगाया अपनी तकरीर में कि पाकिस्तान ने ये करा दिया वो करा दिया, जो कि झूठ था। और मियाँ साहब को एक पूरा सफा लिख के दिया गया कि आपने यूनाइटेड नेशन में ये कुलभूषण के बारे में तहरीर पढ़नी है, ये आपकी तकरीर में शामिल होना चाहिए ताकि दुनिया को पता लगे कि भारत क्या कराता रहा है यहां पे। लेकिन मियाँ साहब ने वो तकरीर में से वो सफा निकाल दिया, कुलभूषण का नाम ही नहीं लिया वहां पे, कि भारत को नाराज नहीं करना चाहते थे। आपने इतनी खिदमत की भारत के, इतना अगर आपने उससे फेवर्स की सब कुछ, तो मिला क्या वापस आपको? उसके बदले में मिला क्या? एक क्रिकेट मैच तक तो बहाल ना हुआ। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच जो हैं आपके दौर में बंद हुए, वो खेले ही नहीं दोबारा ना। तो ये वो मसला है। अच्छा, फिर आखिर में अभी तकरीरें इन्होंने करनी शुरू की, जलसों में फौज के सीनियर कमांडर्स के नाम लेने शुरू कर दिए। भाई अगर वो बुरे थे पहले नाम लेते। पहले आपने मोहम्मद जुबैर साहब को लगाए रखा कि भी एनआरओ करवा दो, ये उनको कहो बाजवा साहब को कि इमरान खान से एनआरओ ले दें। जब वो नहीं लेके दे सके तो आप उन पर पट पड़े, फिर आपने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बुरा भला आप उनको कहें, पहले भी कहते। उस वक्त आपने उनकी एक्सटेंशन के लिए भी वोट दिए, सब कुछ ठीक था। क्यों? कि आपको तवक्को थी कि ये एनआरओ लेके देंगे। नहीं लेके दे सके तो अब आपको बुरे। फिर आपने उनके खिलाफ फर्जा दराई करके अफवाज पाकिस्तान में एक इंतशार, एक बगावत किसी कैफियत पैदा कर दी। ये आपकी हुब्बुल वतनी है। आपने पूरी कोशिश की कि किसी तरह फौज में फूट पड़ जाए। ये जो इंकशाफात हुए हैं, जिसके तहत 4-5 दफ़ा इन्होंने वाजपेयी से बात की है, इसका रिकॉर्ड भी भारत में लाजमन होगा। मैं मान नहीं सकता, भारत बहुत रिकॉर्डेड चीज़ें, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वो अपने ज़ाती मुफादात के लिए काम नहीं कर रहे होते। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके छोड़ के जाते हैं ताकि आइंदा भी किसी ने अगर बातचीत करनी है तो उसके पास मवाद हो। तो इन हालात में इंटेलिजेंस को भी ये पता लेना चाहिए। एक तारीख है जो कि हमारे सामने आनी चाहिए। वो तो जो मुल्क का नुकसान किसी वजह से होना था हो गया, उसके भी उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये हक रखते हैं कि मियाँ साहब से भी सवाल किया जाए कि जनाब आप क्या पींगे बढ़ा रहे थे वाजपेयी साहब से, क्या बातचीत कर रहे थे जब आपके जवान, आपके मुल्क के दिफा के लोग, दिफा के जिम्मेदार वो शहादतें दे रहे थे बॉर्डर पे, तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे? ये आप बाद में वाजपेयी की हमायत में आपने बयान दिया कि वाजपेयी ने मुझे कहा कि मियाँ साहब मेरी बैग में
खंजर घोंप दिया आपने मेरी पीठ में। भाई खंजर आप भी तो अपने मुल्क की पीठ पे घोंप रहे थे। जो फौजें वापस बुलाई गईं, आपने जाके क्लिंटन से बात की, फौजें वापस बुलाई गईं। मेरा अपना अंदाजा है कि आपको ये वादा आपने वाजपेयी से किया हुआ था कि मैं ये इंतजाम करता हूं फौजों को वापस बुलाने का और आपकी जान छुड़ाता हूं। तब शायद आपने इतनी भाग दौड़ की। ये बहुत ही एक अजीब सा किस्सा है, तकलीफ देह है। सुन के, देख के, पढ़ के तो इंसान को हैरानी होती है कि ये हमारे लीडर किस किस्म के हैं। या तो दूरंदेश नहीं है कि इस तरह की हरकतें करते हैं, या उनको मुल्क का मुफाद अजीज नहीं है, अपने मुफादात अजीज हैं, या फिर यह है कि फौज के साथ एक दुश्मनी है, वो निपटानी है आपने। क्यों दुश्मनी है अल्लाह बेहतर जानता है। आज के लिए इतना ही। फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।